हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट आर्केजा। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था एजेंसी और उसमें हमने कवर किया था इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स विद थर्ड पर्संस। और आज हम कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है बेलमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 148 बेलमेंट, बेलर एंड बेली डिफाइंड। ये क्या होते हैं? बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जब एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर करता है और वो ये कहता है कि जब एक पर्टिकुलर पर्पस है वो जब पूरा हो जाएगा तो वो गुड्स जो है वो या तो वापस कर दी जाएंगी या जो गुड्स दे रहा है उसकी अथॉरिटी पे जो गुड्स है उनके साथ अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा। अब पर्सन जो कि गुड्स देता है उसे कहा जाता है बेलर और जिसको गुड्स दी जाती हैं उसे कहा जाता है बेली। सेक्शन 149 डिलीवरी टू बेली हाउ मेट। अब इसमें क्या है कि अगर गुड्स देनी है बेली को तो उसके लिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे कि जो एक्चुअल डिलीवरी हो बेली को, अकेले कह देने से कि ठीक है आप ये गुड्स ले लो उतना काफी नहीं होगा। उसके पोजेशन में अगर कुछ गुड्स लेके आनी है तो उसके लिए बेलर द्वारा कोई काम किया जाना जरूरी है। सेक्शन 150 बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्स एंड गुड्स बिल्ड। अब इसमें क्या है कि अगर बेलर जो गुड्स वो बेली को दे रहा है उसको पता है कि जो वो गुड्स दे रहा है उसमें कुछ डिफेक्ट है बट बेली इस बात को लेके अवेयर नहीं है और अगर बेलर ये फैक्ट कंसील कर देता है और उससे बेली को कोई नुकसान हो जाता है तो बेली एंटाइटल्ड है कि वो बेलर से जो भी उसको नुकसान हुआ है इन फॉर्म ऑफ इंजरी या डैमेजेस कुछ भी उससे वो क्लेम कर सकता है। अब अगर गुड्स जो है वो हायर पे दी जा रही है किसके द्वारा? बेलर द्वारा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? ये फैक्ट मैटर नहीं करेगा कि बेलर जो है वो अवेयर है गुड्स की डिफेक्ट के बारे में या नहीं है। उस सिचुएशन में अगर बेली को कोई नुकसान होता है तो बेलर बाउंड है कि वो बेली को कॉम्पनसेट करे। इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। ए ने, सपोज मैंने कोई घोड़ा दिया जो कि मेरे को पता है कि वो घोड़ा जो है वो विशियस है, दैट इज अनसाउंड माइंड का है। वो मैंने सपोज एक सेकंड पर्सन बी लेके चलता है, बी को मैंने वो घोड़ा दिया। अब मैंने ये बात नहीं बताई कि जो घोड़ा है वो अनसाउंड माइंड का है और इस सिचुएशन में क्या हुआ कि बी को जब वो घोड़ा यूज किया उसको कुछ नुकसान हो गया, दैट इज उसको कोई इंजरी कॉज हो गया। तो उस सिचुएशन में क्या है, वो मेरी ड्यूटी है, मेरी वो ड्यूटी है कि मैं बी को कॉम्पनसेट करूं। सेक्शन 151 केयर टू बी टेकन बाय बेली। अब इस सिचुएशन में क्या है कि अगर बेली के पास कुछ गुड्स बेलमेंट पे पड़ी हैं तो उसकी ड्यूटी है कि वो उन गुड्स को उसी तरीके से ध्यान में रखे, उन गुड्स का वैसे ही ख्याल रखे जैसे कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन अपने गुड्स के लिए रखता। हम बात करते हैं सेक्शन 152 की, बेली वेर नॉट लाइबल फॉर लॉस एक्सेट्रा ऑफ थिंग बेड। अब इस सिचुएशन में क्या है कि बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब नहीं होगी अगर कोई जो गुड्स उसके पास पड़ी है उसके लिए अगर उसने एज पर सेक्शन 151 उसने उन गुड्स की प्रॉपर देखभाल करी थी और उसको किसी भी तरीके से कोई डिस्ट्रक्शन या डैमेज होने से बचाया था, और तब भी केयर करने के बाद भी अगर वो गुड्स जो है वो डैमेज हो जाती है तो उस सिचुएशन में बेली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। सेक्शन 153 टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशंस। अब इसमें क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है बेलमेंट का उसमें मेंशन है कि उसमें कुछ टर्म्स मेंशन है कि उन टर्म्स के हिसाब से ही जो गुड्स हैं उनको यूज किया जाएगा, बट जो बेली है वो उन टर्म्स को फॉलो नहीं करता है और किसी और तरीके से उन गुड्स के साथ डील कर लेता है। तो उस सिचुएशन में क्या है कि बेलर बेलर जो है वो ऐसे जो बेलमेंट है उसको वो टर्मिनेट कर सकता है। सेक्शन 154 लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। अब इस सिचुएशन में क्या है कि अगर जो बेली है उसको कहा गया कि कुछ टर्म्स मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में और उसको कहा गया कि उन्हीं टर्म्स के हिसाब से जो है आपको वो गुड्स के साथ डील करना है, बट वो ऐसा नहीं करता है और इससे क्या होता है कि अगर कोई डैमेज कॉज हो जाता है बेलर को तो बेली की ये ड्यूटी है कि वो बेलर को जो भी डैमेजेस वगैरह कॉज हुए हैं उसको वो कॉम्पनसेट करे। सेक्शन 155 इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विद बेलीज। अब इसमें क्या है कि अगर बेली ने बेलर की कंसेंट से अपने गुड्स को बेलर के गुड्स के साथ मिक्सअप कर दिया है तो उन गुड्स के प्रपोर्शन में जितना जितना दोनों का जितना हिस्सा बनता है उतना उतना वो आपस में डिवाइड कर लेंगे।
सेक्शन 156 इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन गुड्स कैन बी सेपरेटेड। अब इसमें क्या है कि अगर बेलर की कंसेंट के बिना बेली ने जो गुड्स है उनको आपस में मिक्स कर दिया है, दैट इज बेली ने अपनी गुड्स के साथ बेलर के जो गुड्स है उसको मिक्स कर दिया है और वो गुड्स जो है उसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है, तो उस सिचुएशन में क्या है, जितना भी खर्चा होगा उसके सेपरेशन का वो बेली बॉन्ड करेगा। सेक्शन 157 इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर जो गुड्स की नेचर है वो इस तरीके की है कि दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है और बेली ने बेलर के कंसेंट के बिना उनको मिक्सअप कर दिया है, तो बेलर को जितना नुकसान होगा ऐसे मिक्सचर से वो बेली बाउंड है कि उसकी वो भरपाई करे। सेक्शन 158 रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस। अब इस सिचुएशन में क्या है कि जो बेली है उसने क्या किया है, उसने बेलर के कहने पे जो गुड्स है उस पर कुछ काम करना था, वो नेसेसरी वर्क उसने उस पर कर दिया है, बट वो एंटाइटल नहीं है रेम्यूनरेशन के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या है कि जो बेलर है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि बेली ने जितनी नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर के हैं उन गुड्स को ठीक करने में या गुड्स के ऊपर वर्क करने में, तो बेलर बाउंड है कि वो बेली को इन गुड्स की नेसेसरी एक्सपेंसेस पे करे। सेक्शन 159 रेस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेटिचुअसली। अब इसमें क्या है कि अगर जो लेंडर है एक चीज का, उसने कोई चीज जो है वो ग्रेटिचुअसली दी है बोरोवर को, ग्रेटिचुअसली मीन्स फ्री में, मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के उसने बोरोवर को कोई चीज दी है, और उस सिचुएशन में क्या है कि टाइम पीरियड फिक्स कर दिया कि इतने टाइम के लिए आप ये गुड्स अपने पास रखो, या फिर जो नेसेसरी वर्क है जब तक वो नेसेसरी पर्पस अकम्प्लिश नहीं होता उस पर्पस के लिए आप ये गुड्स अपने पास रखो, तो लेंडर उस टाइम के एक्सपायर होने से पहले या उस पर्पस के अकम्प्लिशमेंट से पहले जो गुड्स है उनको वो वापस ले सकता है। बट अगर इससे बोरोवर को कोई नुकसान होता है तो ये लेंडर की ड्यूटी है कि वो बोरोवर को जितना उसको नुकसान हुआ है प्रीमेच्योरली ये अपनी जो उसने चीज रखी है उसको वापस लेने से उसकी वो भरपाई करे। सेक्शन 160 रिटर्न ऑफ गुड्स बिल्ड ऑन एक्सपिरेशन ऑफ टाइम और अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस। अगेन सेम थिंग, अगर जो गुड्स हैं वो दी गई हैं बेली को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, या कहा गया कि जब तक एक पर्टिकुलर पर्पस अकम्प्लिश नहीं हो जाता है तब तक ये गुड्स आप अपने पास रखो। अब क्या है कि अगर जो टाइम पीरियड था कि इस पर्टिकुलर टाइम तक वो गुड्स रखनी है, वो टाइम पीरियड या तो खत्म हो गया या फिर जो इस पर्पस के लिए वो गुड्स दी गई थी वो पर्पस जो है वो पूरा हो चुका है, तो ये बेली की ड्यूटी है कि वो बेलर को वो गुड्स अब वापस करे। सेक्शन 161 बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न्ड। अब इसमें क्या है कि अगर बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बेलर को गुड्स वापस करे, बट उसने ऐसा नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर गुड्स जो है वो डिटीरियोरेट हो गई है या डिस्ट्रॉय हो गई है, तो इस डिटीरियोरेशन या जो भी डिस्ट्रक्शन वगैरह है उससे बेलर को जितना भी नुकसान हुआ है वो बेली उसकी भरपाई करेगा। 162 टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिचुअस बेलमेंट बाय डेथ। अब इसमें क्या है कि अगर बेलर की या बेली की डेथ हो जाती है तो उसमें जो ग्रेटिचुअस बेलमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। 163 बेलर एंटाइटल्ड टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड। अब इसमें क्या है कि अगर बेलर ने एक चीज दी थी बेली को और जब वो अब वापस लेना चाह रहे हैं उस गुड को, उसके साथ कोई एडिशनल चीज आ गई है, दैट इज एडिशन हो गया उस चीज के साथ कोई और किसी और चीज की, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रेरी नहीं है तो बेलर एंटाइटल्ड है दोनों चीजों के लिए, दैट इज जो चीज उसने दी थी वो प्लस जो उसके साथ एडिशन हुई है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि जो ओरिजिनल चीज है वो बेलर रखेगा और जो उसके साथ एडिशन हुई है वो बेली रखेगा, तो अकॉर्डिंगली जो है ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, वैलिड है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। इसको समझते हैं एक इलस्ट्रेशन से। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने अपनी एक गाय थी मेरे पास, वो मैंने बेली को दे दी थी। बेली सपोज ले लेते कोई बी पर्सन, उसको मैंने अपनी गाय दे दी। अब जब मैंने वो गाय वापस ले ली थी तब तक क्या हुआ, तब तक एक काफ भी जन्म ले चुका था। अब ये मेरी स्वीट विल है, मैं अकेली गाय लूं या मैं गाय और काफ दोनों डिमांड कर सकती हूँ।
सेक्शन 164 बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। अब इस सिचुएशन में क्या है कि अगर बेलर है वो उसकी कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो गुड्स को वापस डिमांड करे, बट उसने बेली से वो गुड्स वापस ले ली हैं और उसमें क्या हुआ है, बेली को कोई नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि बेलर ऑथराइज्ड नहीं था, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो गुड्स को वापस क्लेम करे। तो उस सिचुएशन में क्या है, अगर इससे बेली को कोई नुकसान होता है तो बेलर बाउंड है कि उसको वो भरपाई करे उसकी। बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स, दैट इज सेक्शन 165। अब ये एक चीज है, उसके सपोज 5 ओनर्स हैं और 5 में से सपोज सेकंड ओनर जो है वो ये कह देता है बेली को कि आप जो गुड आपके पास बेलमेंट में पड़ी है वो आप उसको थर्ड ओनर को दे दो सपोज। तो बेली की अगर बेली ऐसा कर देता है, दैट इज थर्ड ओनर को वो दे देता है सेकंड ओनर पे कहने पे, तो बेली की जो अपनी तरफ से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खत्म हो चुकी है अब। सेक्शन 166 बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन रीडिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल। अब बेलर है सपोज एक, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है वो गुड्स डिमांड करने की, बट बेली को लगता है कि जो गुड्स डिमांड कर रहा है वो एक्चुअल में बेलर है, तो अगर वो गुड फेथ में उन गुड्स को वापस कर देता है उस बेलर को, तो उस सिचुएशन में बेली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी उन गुड्स के लिए। सेक्शन 167 राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल्ड। अब बेलर के सिवाय कोई थर्ड पर्सन आ जाती है कि मैं इन गुड्स के ऊपर, मेरा इन गुड्स के ऊपर हक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो थर्ड पर्सन है वो कोर्ट में जाके कह सकता है कि बेलर को रोका जाए वो गुड्स डिमांड करने से, और जब तक टाइटल डिसाइड नहीं होता है तब तक जो गुड्स है वो बेलर को ना दी जाए। इसको इंटरप्लेटर सूट भी कहा जाता है। ये इंटरप्लेटर सूट क्या है ये हम बाद में देखेंगे सीपीसी में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 168 की, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में स्यू फॉर स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑफर्ड। अब इसमें क्या है कि अगर जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसने वॉलंटरली जो गुमी हुई चीज थी उसने उसको ढूंढ लिया है और नेसेसरी एक्सपेंसेस भी इंकर किए हैं उन गुड्स को ढूंढने में और ढूंढने के बाद उनको प्रिजर्व करने में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर जो ओनर है उसने कोई रिवॉर्ड रखा है उन गुड्स के ऊपर वो क्लेम नहीं कर सकता है स्यू करके, बट वो गुड्स को अपने पास तब तक रख सकता है जब तक जो ओनर है वो उसको रिवॉर्ड नहीं दे देता है। कौन सा रिवॉर्ड? जो कि ओनर ने कहा है कि जो भी मेरी गुड्स को ढूंढ के लेके आएगा मैं उसको सो मच रिवॉर्ड दूंगा, या रिवॉर्ड किसी भी तरीके का हो सकता है। तो जब तक वो रिवॉर्ड उसको नहीं मिल जाता है फाइंडर ऑफ गुड्स को, वो फाइंडर ऑफ गुड्स जो है वो उन गुड्स को अपने पास रख सकता है एज बेलमेंट। सेक्शन 169 व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग कॉमनली ऑन सेल में सेल इट। अब इस सिचुएशन में क्या है कि अगर एक चीज है जो कि कॉमन सब्जेक्ट है टू सेल और जो ओनर है वो रिजनेबल डिलीजेंस से भी नहीं मिल पा रहा है, या ओनर मिल गया है बट उसने रिफ्यूज कर दिया कि नेसेसरी एक्सपेंसेस जो भी कर किए हैं पर्सन ने, फाइंडर ऑफ थिंग ने, कि मैंने नहीं आपको पे करना, तो जब तक उसको नहीं मिलती है वो पेमेंट तो उसके पास, या कोई भी सिचुएशन में ऊपर जो हमने 3 सिचुएशंस पढ़ी हैं वो तीनों सिचुएशंस पूरी नहीं होती है, तो जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसके पास 2 चीजें हैं, 2 रेमेडीज अवेलेबल है उसके पास। पहली, या तो जो गुड्स पेरिशेबल नेचर की है उसको वो बेच सकता है, या सेकेंडली जो चीज उसको मिली है उसका जो लॉफुल वो क्लेम कर रहा है अबाउट, लॉफुल अमाउंट वो क्लेम कर रहा है कि इतनी चीज है उसका मुझे अब 2/3% पे करो, और ओनर अगर वो पे नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन में भी वो उन गुड्स को बेच सकता है। सेक्शन 170 बिल इज पर्टिकुलर लियन। अब इसमें क्या है कि बेलर है उसने बेली को कुछ गुड्स दी हैं और कहा है कि उन गुड्स पे आप जितना आपका लेबर लगता है वो लेबर लगा के उस पे आप उस गुड पे आप कोई भी काम करो, या वट जो भी कंडीशन है बेलमेंट की उसको आप पूरा करो, और बेली उन कंडीशंस के हिसाब से अपना लेबर स्किल जो भी इन्वॉल्व है वो कर देता है। तो जब तक बेली को उसकी लेबर के लॉफुल चार्जेस नहीं मिलते हैं तब तक बेली जो है वो गुड्स को अपने पास रख सकता है। इसको समझते हैं एक इलस्ट्रेशन से। ए सपोज जैसे मैं हूं, मैंने बी को जो कि एक जूलर है उसको एक स्टोन दिया और उसको कहा कि आप इसको कट करो और पॉलिश कर दो। अब
बी का इसमें जो भी लेबर और स्किल्ड था उसने अपनी लेबर और स्किल के हिसाब से उसको कट और पॉलिश कर दिया। अब जो बेली है दैट इज जो बी है वो उस स्टोन को अपने पास तब तक रख सकता है जब तक कि मैं उसको जो भी उसके नेसेसरी एक्सपेंसेस उसने इंकर किए हैं वो मैं उसको पे नहीं कर देती हूँ। सेक्शन 171 जनरल लियन ऑफ बैंकर्स फैक्टर्स वॉरफिंगर्स अटॉर्नीज एंड पॉलिसी ब्रोकर्स। अब इसमें क्या है कि जो भी बैंकर्स हैं फैक्टर्स हैं वॉरफिंगर्स अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रेकर्स हैं उनको क्या है कि उनके पास कोई चीज गिरवी पड़ी है एज अ सिक्योरिटी और वो सिक्योरिटी वो उस चीज को एज अ सिक्योरिटी अपने पास तब तक रख सकते हैं जब तक जो नेसेसरी चीज कहा गई है दूसरे पर्सन को करने के लिए वो पूरी नहीं होती है। अब ऐसी जो बेलमेंट है किसी चीज की एज अ सिक्योरिटी वो कोई और पर्सन नहीं कर सकता है अनलेस कोई स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट हो इसके रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।